नमस्कार। आज हम शब्दों के उस जादू को समझने वाले हैं जो एकदम साधारण सी बातों को भी यादगार बना देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलंकार की। मतलब वो कला जो कविता को उसकी असली आत्मा देती है। कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? मतलब कैसे कुछ शब्द मिलकर इतना गहरा असर डाल जाते हैं? बस यही वो राज है जिसे आज हम खोलने वाले हैं। असल में हर कवि के पास एक खास किस्म का पिटारा होता है, एक टूल किट, जिसमें ऐसे औजार होते हैं जो भाषा को संवारते हैं। तो चलिए आज इसी पिटारे के अंदर झांक कर देखते हैं। तो अलंकार का मतलब होता है गहने या आभूषण। और बिल्कुल जैसे गहने किसी की सुंदरता को निखार देते हैं, वैसे ही अलंकार भाषा के आभूषण हैं। ये सिर्फ शब्दों को सजाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक नई जान, एक गहरा मतलब दे देते हैं। तो चलिए पिटारे का पहला और सबसे मजेदार औजार बाहर निकालते हैं। ये एक ऐसा जादुई टूल है जहां एक ही शब्द कई काम कर जाता है। और ये देखिए, ये जानकारी सीधे स्रोत से है। इन हस्तलिखित नोट्स में बताया गया है कि श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। यानी एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हुए हैं। है ना कमाल? ये भाषा के साथ एक दिमागी खेल जैसा है। तो श्लेष अलंकार में शब्द तो एक ही होता है, लेकिन उसके मतलब कई निकल आते हैं। कवि यहाँ बड़ी होशियारी से एक ही शब्द के धागे से कई कहानियां एक साथ बुन देता है। सब कुछ पढ़ने वाली की समझ पर है। इसका सबसे शानदार उदाहरण है रहीम का ये दोहा। यहाँ पानी शब्द देखिए। मोटी के लिए इसका मतलब है चमक। मनुष्य के लिए यही पानी इज्जत या स्वाभिमान है, और चूने के लिए तो ये जल ही है। मतलब एक शब्द और तीन अलग अलग दुनियाएं। यही तो है श्लेष का असली कमाल। अच्छा, अब पिटारे में आगे दो बहुत ही ताकतवर औजार हैं। मजे की बात यह है कि दोनों ही तुलना करते हैं, लेकिन इनका अंदाज और इनका असर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आइए इनके फर्क को समझते हैं। तो पहले बात करते हैं उपमा की। ये नोट्स हमें याद दिलाते हैं कि जब किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से उसके रूप, रंग या किसी गुण के आधार पर की जाती है, तो उसे उपमा कहते हैं। तो उपमा यानी सिमिली एक सीधी साधी डायरेक्ट तुलना है। इसमें अक्सर जैसा, सा या सम जैसे शब्द मिल जाते हैं। ये शब्द साफ साफ बताते हैं कि ये चीज उस चीज की तरह है। इसका मकसद चीजों को ज्यादा साफ और रिलेटेबल बनाना होता है। और अब बारी है रूपक की। इन नोट्स के हिसाब से जब दो चीजों में इतनी ज्यादा समानता हो जाए कि एक को दूसरे का रूप ही मान लिया जाए, तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो रूपक यानी मेटाफोर तुलना को एक लेवल ऊपर ले जाता है। ये नहीं कहता कि एक चीज दूसरी जैसी है, बल्कि ये कहता है कि एक चीज दूसरी ही है। यहाँ कोई लाग लपेट नहीं। ये गहरी, पावरफुल और ज्यादा इमोशनल तुलना है। और ये देखिए, यहाँ ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। उपमा में चेहरा चांद जैसा है, सम शब्द से तुलना बिल्कुल क्लियर है। लेकिन रूपक में चरण कमल ही हैं, कोई तुलना वाला शब्द नहीं। यहाँ तो चरणों को सीधे सीधे कमल ही मान लिया गया है। तो याद रखने वाली बात बस इतनी है, एक है जैसा, दूसरा है ही। चलिए अब एक ऐसे औजार की बात करते हैं जो हकीकत की सीमाओं को लांघकर कल्पना को जैसे पंख लगा देता है। जी हाँ, ये है बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की कला। जरा इस उदाहरण की ताकत देखिए। क्या ये मुमकिन है कि किसी के सोचने भर से घोड़ा पूरी नदी पार कर जाए? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस लाइन को पढ़कर जो वीरता और चेतक की अविश्वसनीय रफ्तार का एहसास होता है ना, वो किसी और तरीके से बताया ही नहीं जा सकता। और इसी कला का नाम है अतिशयोक्ति या हाइपरबली। जब कोई भावना या कोई सीन इतना बड़ा हो कि साधारण शब्द से बयान न कर पाए, तो कवि इस औजार का इस्तेमाल करता है ताकि उसका असर सीधा दिल पर हो। चलिए अब अपने पिटारे के आखिरी औजार पे नजर डालते हैं। ये एक ऐसा औजार है जो बेजान चीजों में और प्रकृति में भी जान डाल देता है, उनसे हमारा एक रिश्ता सा जोड़ देता है। जरा कल्पना करके देखिए, आसमान में काले बादल छाए हैं और कवि कह रहा है कि वो किसी मेहमान की तरह बन ठन कर संवर कर आए हैं। है ना? ये सुनने में कितना जिंदा और खूबसूरत लगता है। पर एक सवाल है, क्या असल में ऐसा हो सकता है? नहीं। सजना संवरना तो इंसानों का काम है, बादलों का नहीं।
तो कवि ने यहाँ इस्तेमाल किया है मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन का। जब प्रकृति या किसी बेजान चीज को इंसानों की तरह कुछ करते हुए दिखाया जाता है तो हम उससे एक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। ये प्रकृति को हमारे और भी करीब ले आता है। तो आज हमने कवि के पिटारे से कुछ खास गहने निकाले, श्लेष, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। और यही वो औजार हैं जो भाषा को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एहसास बनाते हैं और उसे हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। अब जब ये पिटारा खुल ही गया है तो अगली बार कोई कविता, कोई गाना या कोई फिल्मी डायलॉग भी सुनने को मिले तो उसमें इन औजारों को पहचानना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या पता शब्दों के पीछे छिपा ये जादू कहाँ-कहाँ नजर आ जाए। सोचने वाली बात तो ये है कि ये कला हमारे चारों तरफ मौजूद है।